हेलो एवरीवन, मैं हूं हीना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं जेनेवा कन्वेंशन अवार्ड्स के बारे में, यानी जेनेवा अभिसमय पंचाट। आर्बिट्रेशन में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ज़रूरी इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर आपको आर्बिट्रेशन या एडीआर के हिंदी पेड नोट्स चाहिए या दूसरे जो भी लॉ से रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं उनके हिंदी पेड नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके ले सकते हो। साथ ही जो नोट्स के प्राइस हैं वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और हाँ, आप चाहो तो हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। तो आज की हमारी वीडियो होगी जेनेवा कन्वेंशन अवार्ड पर। देखो, पिछली वीडियो में हमने समझा था न्यूयॉर्क कन्वेंशन अवार्ड क्या होता है। उसमें हमने सबसे पहले फॉरेन अवार्ड के बारे में समझा, फिर हमने देखा कि अवार्ड क्या होता है, अवार्ड कितने टाइप के होते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम पिछली वीडियो में समझ चुके हैं केस लॉ के साथ बहुत अच्छे से। साथ ही मैंने एग्जाम्पल्स के माध्यम से आपको वो सारी चीज़ें समझाई थी। तो अगर आपको ये जेनेवा कन्वेंशन अवार्ड समझना है तो इससे पहले आपको न्यूयॉर्क कन्वेंशन अवार्ड समझ लेना चाहिए, क्योंकि आपके लिए चीज़ें और ज़्यादा ईजी हो जाएंगी, क्योंकि टॉपिक बिल्कुल अलग है। और आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट के हिसाब से अगर देखें तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो हमने पढ़ा था अपनी पिछली वीडियो में कि न्यूयॉर्क कन्वेंशन अवार्ड से रिलेटेड जो भी प्रोविजंस दिए गए हैं एक्ट के अंदर, वो सेक्शन 44 से लेके 52 तक के सेक्शंस आते हैं। ये सारे के सारे सेक्शंस ऐसे थे जो न्यूयॉर्क कन्वेंशन अवार्ड से डील करते थे। लेकिन अब हम अगर इसके आगे के सेक्शन, इसके आगे के लीगल प्रोविजंस की बात करें तो सेक्शन 53 से लेके 60 तक के जो सेक्शंस हैं, जो धाराएं हैं, वो हमें बताती हैं कि जेनेवा कन्वेंशन अवार्ड में क्या क्या प्रोविज़न दिए गए हैं इस एक्ट के अंदर। अब अगर बात करें जेनेवा कन्वेंशन अवार्ड की, जिस तरीके से हमने न्यूयॉर्क कन्वेंशन अवार्ड को समझा उसी तरीके से जेनेवा कन्वेंशन अवार्ड को समझेंगे। तो अवार्ड को समझने से पहले कि जेनेवा कन्वेंशन अवार्ड क्या होता है, सबसे पहले हमें समझना होगा कि जेनेवा कन्वेंशन क्या है। तो जेनेवा कन्वेंशन को देखो 1927 में साइन किया गया था, जिसको इंडिया ने तकरीबन 10 साल के बाद साल 1937 में एक्सेप्ट किया था। 10 साल के बाद, लेकिन ज़्यादातर जो कंट्रीज़ थी वो न्यूयॉर्क कन्वेंशन अवार्ड पर शिफ्ट हो चुकी थी। तो अब यहाँ पर जेनेवा कन्वेंशन अवार्ड की अगर बात करें तो ये एक तरह का फॉरेन आर्बिट्रल अवार्ड होता है, एक तरह का विदेशी माध्यस्थम पंचाट होता है, जो जेनेवा प्रोटोकॉल 1923 और जेनेवा कन्वेंशन 1927 के तहत दिया गया अंतर्राष्ट्रीय आर्बिट्रेशन अवार्ड कहा जाता है। इंडिया में इसे आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट 1996 का जो पार्ट 2 है, जो इस एक्ट का भाग 2 है, उसका सेक्शन 53 से 60 तक के प्रोविज़न इससे डील करते हैं। अब जेनेवा कन्वेंशन अवार्ड की अगर हम और बात करें सरल शब्दों में, तो जब दो अलग अलग देशों की पार्टीज़ के बीच में कोई कमर्शियल डिस्प्यूट हो जाता है, मतलब कोई व्यापारिक विवाद हो जाता है, तो उसको आर्बिट्रेशन के ज़रिए सुलझाया जाता है। और उस आर्बिट्रेशन का अवार्ड ऐसे देश में दिया जाता है जो जेनेवा कन्वेंशन 1927 का मेंबर है, और उस अवार्ड को जेनेवा कन्वेंशन अवार्ड कहा जाता है। तो विदेश में दिए गए आर्बिट्रेशन अवार्ड को जो जेनेवा कन्वेंशन के निर्णय यानी उसके नियमों के तहत हो, उसको हम जेनेवा कन्वेंशन अवार्ड कहते हैं। अगर इसके मेन एसेंशियल्स की बात करें तो यहाँ पे कमर्शियल डिस्प्यूट होना चाहिए, मतलब डिस्प्यूट जो हो वो ऐसे मैटर से डील करता हो जो कमर्शियल हो, व्यापारिक हो। एग्रीमेंट जो हुआ हो वो राइटिंग में होना चाहिए। अवार्ड जो है वो कन्वेंशन देश में दिया गया हो, मतलब ऐसे देश में दिया गया हो जो जेनेवा कन्वेंशन का मेंबर हो। ठीक, वैध समझौता होना चाहिए, मतलब वैलिड आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट होना चाहिए। अवार्ड फाइनल होता है और दोनों पार्टीज़ को प्रॉपर अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, अपनी तरफ से अपना पक्ष रखने का पूरा मौका मिलना चाहिए। और जो अवार्ड है वो पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ नहीं होना चाहिए। यही सारी चीज़ें हमने न्यूयॉर्क कन्वेंशन अवार्ड में भी पढ़ी थी। अब स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर 53 से, जो इसका सबसे पहला यहाँ पे सेक्शन दिया गया है आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट के अंदर। सेक्शन 53 यहाँ पे देखो फॉरेन अवार्ड को डिफाइन करता है, जिस तरीके से सेक्शन 44 यहाँ पे फॉरेन अवार्ड को डिफाइन कर रहा था जब हमने न्यूयॉर्क कन्वेंशन अवार्ड पढ़ा था, ठीक उसी तरीके से ये सेक्शन भी फॉरेन अवार्ड को डिफाइन कर रहा है। सेक्शन कहता है कि फॉरेन अवार्ड हम उस आर्बिट्रल अवार्ड को मानेंगे जो किसी ऐसे मैटर के डिस्प्यूट से डील करता हो जिसमें वाणिज्यिक हो, मतलब जो मामला है वो कमर्शियल होना चाहिए। और साथ ही इसमें एक और डेट दी गई है 28 जुलाई 1924 की, जिसका मतलब ये दूसरी कंडीशन बताती है और कहती है कि वो अवार्ड 28 जुलाई 1924 के या उसके बाद, मतलब या तो 1924 28 जुलाई को वो अवार्ड दिया गया हो या फिर उसके बाद दिया गया होना चाहिए। तीनों क्लॉज की अगर बात करें इसके, तो पहला क्लॉज कहता है कि वो आर्बिट्रल अवार्ड
ऐसे आर्बिट्रल एग्रीमेंट के अनुसरण में फॉलो करते हुए उसको होना चाहिए जिस पर सेकंड शेड्यूल मतलब दूसरी अनुसूची का प्रोटोकॉल लागू हो, तो आप उसे कहोगे कि भाई ये फॉरेन अवार्ड है। तीसरी बात इसमें जो दी गई है, देखो दो चीज़ें हमने ऊपर पढ़ ली। दूसरी चीज, सबसे पहली चीज़ क्या पढ़ी कि मैटर जो है वो कमर्शियल होना चाहिए। दूसरा, अवार्ड जो है वो 28 जुलाई को या उसके बाद दिया गया होना चाहिए। तीसरी चीज़ हमने पढ़ी कि वो आर्बिट्रल एग्रीमेंट जो हुआ है उसको फॉलो करते हुए जिस पर सेकंड शेड्यूल का प्रोटोकॉल लागू हो, ऐसा होना चाहिए। और इसके बाद आता है कि अगर आर्बिट्रल अवार्ड ऐसे पर्सन्स के बीच में दिया गया है जिनमें से किसी ऐसे पावर की जुरिस्डिक्शन के अंदर आता है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑफिशियल गजट में नोटिफिकेशन के द्वारा जो तीसरी अनुसूची है, जो थर्ड शेड्यूल है, जो कन्वेंशन में दिया गया है, उसकी पार्टी डिक्लेयर किया हो, घोषित किया हो, और उन व्यक्तियों में से दूसरा व्यक्ति है वो किसी और पावर्स की जुरिस्डिक्शन में आता हो। यहाँ पे क्लॉज 3 ये बात करता है कि अगर आर्बिट्रल अवार्ड ऐसी टेरिटरी में दिया गया है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन के द्वारा ऐसी टेरिटरी डिक्लेयर किया है जिसके ऊपर थर्ड शेड्यूल मतलब वही सारी चीज़ें हैं तीसरी अनुसूची में जो कन्वेंशन में है वो अप्लाई होता है, तो उस आर्बिट्रल अवार्ड को हम फॉरेन अवार्ड कहेंगे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं कि किस किस चीज़ को हम यहाँ पे मानेंगे कि भाई ये फॉरेन अवार्ड है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं और इस तरीके से इसको यहाँ पे फॉरेन अवार्ड को डिफाइन किया गया है। बात कर लेते हैं सेक्शन नंबर 54 की, जो कहता है कि माध्यस्थम के पक्षकारों को निर्देशित करने के लिए न्यायिक प्राधिकारियों की शक्ति। तो ये बिल्कुल सेम है सेक्शन नंबर 45 की तरह जो हमने न्यूयॉर्क कन्वेंशन अवार्ड में पढ़ा था, और ये बिल्कुल वही बात करता है। और एक तरीके से यहाँ पे अगर हम इस सेक्शन की बात करें तो ये क्या बात कर रहा है, ये वही बात कर रहा है कि भाई यहाँ पे जो माध्यस्थम की जो आर्बिट्रेशन की पार्टीज़ हैं उनको मामला कैसे रेफ़र किया जाएगा, तो वही सेम चीज़ यहाँ पे होगी। हमें इसको ज़्यादा मतलब डिटेल में नहीं पढ़ना है, बस हमें थोड़ा सा इस सेक्शन को इतना ही समझना था कि यहाँ पे भी पार्टीज़ को मामला रेफ़र करने की बात हो रही है। इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 55 जो बात करता है कि जो विदेशी पंचाट है, जो फॉरेन अवार्ड है, वो कब बाइंडिंग होगा। तो कोई भी विदेशी पंचाट उन व्यक्तियों के लिए समझा जाएगा जिनके बीच वो दिया गया है। उन व्यक्तियों में से किसी के भी द्वारा इंडिया में लीगल प्रोसीडिंग्स में कोई भी डिफेंस की बात हो रही है या सेट ऑफ की बात हो रही है या कोई अन्य तरीके से निर्भर किया जा सकता है, और उसके प्रवर्तन के लिए, उसके इन्फोर्समेंट के लिए पंचाट पर निर्देश करने का यहाँ पे निर्देश शामिल है। मतलब ये जो सेक्शन है ये बिल्कुल सेम आपका 46 की तरह से है, ठीक, 46 की तरह से है जो हमने न्यूयॉर्क कन्वेंशन अवार्ड में पढ़ा था। अब सेक्शन जो 46 था न्यूयॉर्क कन्वेंशन अवार्ड का, अगर हम बात करें तो देखो सेम चीज़ें दी गई हैं, बस थोड़ा बहुत ही फ़र्क है सेक्शंस में। तो हमें ये कुछ चीज़ें देखनी चाहिए कि सेक्शन 46 क्या बात कर रहा है और ये सेक्शन क्या बात कर रहा है। तो सेक्शन 46 में बताया गया था कि वो बाध्यकारी होता है जो अवार्ड है, कि कब वो यहाँ पे मतलब जो फॉरेन अवार्ड है न्यूयॉर्क कन्वेंशन अवार्ड वो कब बाइंडिंग होगा। तो यहाँ पे भी यही बताया गया है कि जेनेवा कन्वेंशन अवार्ड जो है वो कब बाइंडिंग होगा। तो पार्टीज़ के ऊपर बाइंडिंग होता है और उसको इंडिया में भी इन्फोर्स कराया जा सकता है। साथ ही जो भी इंडिया में कोई भी लीगल प्रोसीडिंग है या डिफेंस है, सेट ऑफ है या कोई अन्य पर्पज़ है, उसके लिए भी उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। सेक्शन 56 की बात करें तो ये बात कर रहा है एविडेंस की। ये बिल्कुल किसकी तरीके से है, अगर आपको ध्यान हो तो ये सेक्शन 47 की तरह से है जो हमने न्यूयॉर्क कन्वेंशन अवार्ड में पढ़ा था, ठीक। यहाँ पे एविडेंस की बात हुई है। यहाँ पे बताया गया है कि कोई भी फॉरेन अवार्ड है तो उसके इन्फोर्समेंट के लिए अगर कोई पार्टी एप्लीकेशन डालती है तो एप्लीकेशन के समय कोर्ट के सामने वो क्या क्या चीज़ें पेश करेगी। तो एक तो वही सारी चीज़ें हैं कि ओरिजिनल अवार्ड या उसकी ड्यूली ऑथेंटिकेटेड कॉपी यहाँ पे पेश की जाएगी, और ये साबित करने वाला एविडेंस दिया जाएगा कि जो अवार्ड है वो बिल्कुल फाइनल हो गया है, और कोई ऐसा एविडेंस दिया जाएगा जो ये बात साबित करने के लिए ज़रूरी हो कि सेक्शन 57 का जो हम अभी आगे पढ़ेंगे उसके सबसेक्शन 1 के क्लॉज ए और सी की शर्तों का समाधान कर दिया गया है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। अगर इसके सबसेक्शन 2 की बात करें तो इसमें बताया गया है कि सबसेक्शन 1 में जिन डॉक्यूमेंट्स की बात की जा रही है अगर वो डॉक्यूमेंट फॉरेन लैंग्वेज में हैं तो जो भी पार्टी उस अवार्ड को इन्फोर्स कराना चाहती है उसे डॉक्यूमेंट की इंग्लिश ट्रांसलेशन कॉपी कोर्ट में पेश करनी होगी, और वो इंग्लिश ट्रांसलेशन कॉपी उस कंट्री के काउंसिलर एजेंट या फिर डिप्लोमेटिक एजेंट के द्वारा सर्टिफाइड होनी चाहिए कि हाँ ये जो ट्रांसलेशन है वो सही है, या फिर ट्रांसलेशन किसी दूसरे मैनर में सर्टिफाइड होना चाहिए जो इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग सफिशिएंट हो। तो बस यहाँ पे यही बताया गया है कि इस चीज़ को किससे यहाँ पे प्रूफ किया जाएगा।
इसके बाद बात करते हैं सेक्शन नंबर 57 की, जो कहता है विदेशी पंचाटों के प्रवर्तन की शर्तें। मतलब जो भी फॉरेन अवार्ड्स हैं उनके इन्फोर्समेंट की क्या कंडीशंस है वो ये सेक्शन बताता है। फॉरेन अवार्ड्स के इन्फोर्समेंट के लिए क्या क्या कंडीशंस हैं वो देखेंगे। यही सेम चीज़ हमने न्यूयॉर्क कन्वेंशन अवार्ड जब पढ़ा था तो उसके सेक्शन नंबर 48 में, अगर आपको ध्यान हो तो सेक्शन नंबर 48 में भी ये चीज़ें दी गई थी। लेकिन डिफरेंस ये है कि न्यूयॉर्क कन्वेंशन अवार्ड में जो कंडीशंस बताई गई हैं वो उस पार्टी के लिए हैं जिसके अगेंस्ट फॉरेन अवार्ड आया है और उस फॉरेन अवार्ड के इन्फोर्समेंट को रिफ्यूज़ वो कराना चाहती हैं। जबकि सेक्शन नंबर 57 की अगर मैं बात करूं तो ये सेक्शन कुछ अलग कंडीशन बता रहा है। इसमें वो कंडीशन बताई गई हैं जिनको फॉरेन अवार्ड के इन्फोर्समेंट के लिए फुलफिल करना है, उनको पूरा करना है। तो विदेशी पंचाट परिवर्तनीय हो सके, वो एनफोर्सेबल हो सके, इसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। सबसे पहले जो अवार्ड है वो आर्बिट्रेशन को पेश करने के अनुसरण में तैयार किया गया हो, जो उसके प्रति लागू होने वाले लॉ में वैलिड हो। मतलब जो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है वो वैलिड होना चाहिए, इसकी सबसे पहली शर्त है। दूसरा, जो यहाँ पे अवार्ड का सब्जेक्ट मैटर है वो इंडिया में लॉ में, जो इंडिया के लॉ के अंदर जो आर्बिट्रेशन है उसके द्वारा निपटाए जाने के योग्य हो। मतलब जो सब्जेक्ट मैटर है वो आर्बिट्रेबल होना चाहिए, वो इंडिया के लॉ के अंदर उसका आर्बिट्रेशन के द्वारा निपटारा हो सकता हो, उसको सुलझाया जा सकता हो। तीसरा, जो अवार्ड है उसका निर्माण माध्यस्थम को पेश किए गए प्रावधानों में पक्षकारों द्वारा सहमत ढंग से गठित और उनके द्वारा जो प्रोसीजर है उसको जो गवर्न करने वाले लॉ है उसके अनुरूप ट्रिब्यूनल के द्वारा किया गया हो। मतलब अवार्ड किसी ऐसे आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल द्वारा दिया गया हो जिसके बारे में आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में मेंशन किया गया हो, या फिर वो किसी ऐसे आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के द्वारा दिया गया हो जिसका कॉन्स्टिट्यूशन पार्टीज़ के द्वारा अग्री किए गए मैनर में हुआ हो। मतलब जिस मैनर में, जिस तरीके से पार्टी अग्री करती हैं उसके आधार पर हुआ हो। इसके बाद आता है यहाँ पे, अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो पंचाट उस देश में अंतिम हो गया हो जिसमें उसका निर्माण किया गया था, और ऐसा अंतिम नहीं माना जाएगा अगर वो विरोध या अपील के लिए खुला हो, अगर ये साबित कर दिया जाता है कि उसकी जो लीगलिटी है उसका प्रतिवाद करने के लिए कोई कार्यवाही लंबित है। मतलब यहाँ पे अवार्ड जो है वो फाइनल होना चाहिए, और जब उसकी वैलिडिटी को लेकर कोई प्रोसीडिंग पेंडिंग ना हो तब माना जाएगा कि हाँ वो फाइनल है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि उसका इन्फोर्समेंट पब्लिक पॉलिसी या इंडिया के किसी लॉ के खिलाफ ना हो, मतलब पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ नहीं होना चाहिए। तो ये सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर देखने से पता चलता है कि क्या क्या यहाँ पे ग्राउंड्स या क्या क्या यहाँ पे कंडीशंस दी गई हैं। सबसेक्शन 2 की बात करें तो शर्तों को पूरा कर दिए जाने पर भी अगर पंचाट का एनफोर्समेंट नामंजूर किया जाएगा अगर कोर्ट को लगता है तो देखो अब यहाँ पे कोर्ट की बात हो रही है कि कोर्ट को कब ऐसा लगेगा कि नहीं, यहाँ पे अगर शर्तें पूरी कर दी गई हैं तो इसका एनफोर्समेंट कोर्ट जो है वो नामंजूर कर सकती है। तो कोर्ट कब अवार्ड को इन्फोर्समेंट करने से मना कर सकती है, वो कंडीशन यहाँ पे दी गई हैं। सबसे पहला, पंचाट को उस देश में निष्प्रभावी कर दिया गया हो जिससे इसका निर्माण किया गया था। मतलब जिस कंट्री ने अवार्ड दिया गया था उस कंट्री ने ही में ही उसे रद्द कर दिया गया हो। ठीक है ना। तो जिस कंट्री में अवार्ड दिया गया उस कंट्री ने अगर उसको रद्द कर दिया तो कोर्ट यहाँ पे अवार्ड के इन्फोर्समेंट से मना कर सकती है। दूसरा, जिस पार्टी के खिलाफ अवार्ड का प्रयोग करवाना था उसे अपने पक्ष पेश करने के लिए आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग का नोटिस पर्याप्त समय में नहीं दिया गया था, या वो किसी ऐसी लीगल इनकैपेसिटी में होता था कि उसका रिप्रेजेंटेशन ही नहीं हो सकता था। कहने का मतलब ये है कि पार्टी का जो लीगली इनकैपेबल होना, अगर पार्टी लीगली इनकैपेबल है, वो कैपेबल ही नहीं है या प्रॉपर नोटिस उसको नहीं मिला है, तो भी यहाँ पे अवार्ड के इन्फोर्समेंट से कोर्ट मना कर सकता है। इसके बाद आता है, अवार्ड ऐसे मतभेदों से संबंधित नहीं है जो माध्यस्थम को पेश करने की शर्तों के अंदर आते हैं, या उसमें ऐसे विनिश्चय शामिल हैं जो माध्यस्थम को प्रस्तुतिकरण की परिधि से परे हैं। अगर कोर्ट इस बात से सेटिस्फाई हो जाती है कि जो अवार्ड है वो उन डिफरेंसेस पर दिया गया ही नहीं है जिसके बारे में आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट किया गया था, या फिर वो उन डिफरेंसेस पर दिया गया है जो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के स्कोप से बाहर है, तो अगर ऐसा होता है तो कोर्ट क्या करेगा, इन्फोर्समेंट से मना कर देगा। यहाँ पे अगर एक प्रोवाइज़ो की बात करें तो इसमें कहा गया है कि अगर पंचाट में, अगर अवार्ड में ट्रिब्यूनल को पेश किए गए जितने भी मतभेद हैं उनका समावेश नहीं है तो कोर्ट ऐसे इन्फोर्समेंट को टाल सकता है, मतलब उसको मुलतवी कर सकता है या उसे मंजूर कर सकता है, जैसा भी कोर्ट यहाँ पे तय करे। तो यहाँ पे एक तरीके से कुछ जो भी कंडीशंस बताई गई थी वो हमने देखी है। सेक्शन नंबर 58 की बात करूँ तो ये बताता है कि विदेशी पंचाटों का प्रवर्तन, मतलब ये
फॉरेन अवार्ड के एनफोर्समेंट की बात करता है। तो जहाँ कोर्ट को लगता है कि विदेशी पंचाट मतलब फॉरेन अवार्ड जो है वो परिवर्तनीय है, मतलब एनफोर्सेबल है, वहाँ पंचाट को उस न्यायालय की डिग्री की तरह से समझा जाएगा। तो जब कोर्ट को लगता है कि अब किसी भी तरह की कोई ऐसी अड़चन नहीं है, कोई बाधा नहीं है और सारी कंडीशंस पूरी कर दी गई हैं, तो अब हमें कोर्ट जो भी अवार्ड है उसको इन्फोर्सेबल बना देना चाहिए या फिर उसका इन्फोर्समेंट करा देना चाहिए। तो कोर्ट जब उसको इन्फोर्स करा देती है तो वो कैसे माना जाएगा, जैसे कोर्ट की डिग्री, इस तरीके से उसको लागू किया जाएगा और ऐसे ही उसको बरता जाएगा कि हाँ ये जो है ये कोर्ट की डिग्री के समान है। अगर नेक्स्ट सेक्शन की बात करें तो सेक्शन नंबर 59 क्या बात करता है, ये कहता है अपील योग्य आदेश। मतलब ये जो है कहता है कि ये चीज़ें अगर रिफ्यूज़ कर दी जाती हैं तो उनकी अपील यहाँ पे हो सकती है। अब कौन कौन सी चीज़ें हैं जो रिफ्यूज़ कर दी गई हैं तो उनकी अपील हो जाएगी। पहला, सेक्शन 54 में जो पार्टीज़ हैं उनको निर्देशित करने के लिए, मतलब अगर जुडिशियल अथॉरिटीज़ पार्टी को यहाँ पे आर्बिट्रेशन को रेफ़र करने से मना कर देती हैं, जो अभी हमने सेक्शन 54 में पढ़ा, कहा था ना कि वहाँ पे पार्टी को रेफ़र किया जा सकता है मामला, तो अगर ऐसा रेफ़र करने से यहाँ पे अथॉरिटी ने मना कर दिया है। नेक्स्ट है सेक्शन 57 में अगर विदेशी पंचाट के इन्फोर्समेंट की बात आ रही है, मतलब अगर कोर्ट फॉरेन अवार्ड को रिफ्यूज़ करने से यहाँ पे मना कर देती है, तो यहाँ पे अगर कोर्ट उसके इन्फोर्समेंट से मना कर रही है तो इसकी भी यहाँ पे एक तरीके से अपील हो सकती है। तो यहाँ पे अपील इन मामलों में हो सकती है। और सेकंड पॉइंट इसका ये कहता है कि अपील में पारित किए गए आदेश के खिलाफ दूसरी अपील नहीं होती, मतलब अपील में जो ऑर्डर दिया गया है उसकी आप सेकंड अपील नहीं कर सकते, सेकंड अपील यहाँ पे मना की गई है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को अपील के किसी अधिकार से प्रभावित नहीं करेगी। बिल्कुल यही सेम चीज़ हमने न्यूयॉर्क कन्वेंशन अवार्ड में पढ़ी थी कि अगर एसएलपी डालता है कोई सुप्रीम कोर्ट में तो डाल सकता है, उसको ये चीज़ प्रभावित नहीं करेगी। बट यहाँ पे सेकंड अपील का जो प्रोविज़न है वो ये दिया गया है कि सेकंड अपील ऐसे मैटर में नहीं होती है। तो आज जो हमने समझा है अपना ये टॉपिक जेनेवा कन्वेंशन अवार्ड वाला, ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। लास्ट वीडियो में समझा था न्यूयॉर्क कन्वेंशन अवार्ड के बारे में, तो दोनों ही टॉपिक्स जो हैं वो एक दूसरे से कहीं ना कहीं लिंक करते हैं। और सेक्शंस की अगर बात करें तो 44 से लेके 52 तक के सेक्शंस थे आपके न्यूयॉर्क कन्वेंशन अवार्ड में, और 53 से लेके 60 तक के सेक्शंस जो हैं वो थे आपके जेनेवा कन्वेंशन अवार्ड में। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज आपका कंप्लीट होता है। तो आज की वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा आप हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।